नमस्कार। इनकम टैक्स लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जब मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करता हूं, तो आखिरकार लॉगिन से जुड़ी कौन सी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए और साथ ही फॉर्म 26 AS क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सीए सलोनी कुमारी। सलोनी जी नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। तो ये बताइए, जब कोई भी एसएससी या टैक्स पेयर इनकम टैक्स की साइट पर जाता है incometax.gov.in, तो लॉगिन से जुड़ी कौन सी जानकारी उसके पास होनी चाहिए? बेसिकली उनके पास आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड, जो कि आजकल वाइडली अवेलेबल है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि ये उनकी जो भी स्कीम्स है वो आधार के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो वहाँ। तो इट इज इजीली अवेलेबल नाउ एंड हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। एंड पैन कार्ड भी है तो वो आजकल इन ई पैन के थ्रू बहुत बहुत तेजी से ये बन जा रहा है, विद इन 10 to 15 मिनट्स। एंड हम इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आवर सर्विसेज का वो टैब आता है, वहाँ पे जाने पे इंस्टेंट ई पैन करने पे हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। जी, तो सलोनी जी, जैसे हमें ये तो मालूम है कि एक पैन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और अभी आपने ई पैन का जिक्र किया, तो जिसके पास पैन है और उसके पास पैन कार्ड भी है, क्या उसको भी ई पैन लेना है? नहीं, उसको ई पैन नहीं लेना है। ई पैन उसके लिए है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है। और ई पैन इज डिजिटली साइंड पैन, जो कि फ्री में अवेलेबल है। जबकि हम पैन पे जाएंगे तो वो फिजिकल पैन होता है, वो चार्जेबल होता है बेसिकली 107 रुपीज और 110 रुपीज वी कैन से। एंड ये फिजिकल वहां पे हम जब हम ई पैन की चर्चा करते हैं तो हम पेपरलेस की बात करते हैं, हम डिजिटल की बात करते हैं। जी, और तो हम वहां पे यानी ये जो जब लॉगिन करने आता है यूजर, और यूजर आईडी जैसे अमूमन पैन होता है, अगर किसी के पास पैन नहीं है तो वो आधार से भी कर सकता है, लेकिन फिर वो आधार से ई पैन जनरेट कर ले। जी सर, वो ई पैन जनरेट कर लेगा, फिर वो आधार पैन की लिंकिंग करके वो सारा अपना आईटीआर फाइलिंग वो स्मूथली कर पाएगा। So it's important to note that for yes, individuals one can log in both through PAN and Aadhaar. Yes, please. यस सर, जैसे यहाँ पे हम जब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे जब ये प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, इसको टिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड देयर इज की ऑप्शन की जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आता है सेव पासवर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी परेशानी उठा के हम यहाँ पे सेव पासवर्ड नहीं करना है बेसिकली। और पासवर्ड तो हम अपना इसको एक सिक्योर वॉलेट में इसको सेव कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और क्योंकि जो भी हमारी कुकीज हैं और डिजिटल वर्ल्ड में हम प्रे बन सकते हैं, जो भी विक्टिम बन सकते हैं फ्रॉड का, तो यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि आधार एंड पैन बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। और आज के एज में ये हमें रूल कर रहा है पूरा, वी कैन से दैट। बिल्कुल। तो सुरक्षा के लिहाज से सलोनी जी का मानना है कि आप अपना पासवर्ड किसी कंप्यूटर पे ना ही सेव करें तो बेहतर है। लेकिन अगर सक्सेसफुल लॉगिन हम करते हैं, चाहे पैन डालकर, चाहे आधार नंबर डालकर, और फिर जैसा आपने कहा कि आधार से ई पैन भी इंस्टेंटली बनाया जा सकता है, तो हम इस होम पेज पे आते हैं। तो अब इसमें ये डैशबोर्ड क्या है? और हमने देखा है कभी कभी तो डैशबोर्ड में एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ जाता है। बेसिकली डैशबोर्ड कंटेन्स आवर जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करता है। हमारा नाम, हमारा जो फाइलिंग स्टेटस है, हमने जो आईटीआर फाइल की वो कहाँ वेरीफाई हुई नहीं हुई, रिफंड इशू हुआ नहीं हुआ, और हमारा जो बेसिक डिटेल्स है लाइक पेरेंट्स डिटेल्स एंड बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, उसको कंटेन करता है कि। और वहाँ पे ये परसेंटेज शो करता है कि हमारा प्रोफाइल कितना % कंप्लीट है, और वो हमें इंकरेज करता है कि हम अपनी प्रोफाइल डिटेल्स को 100% कंप्लीट करें एंड ऑल दैट तो इज। आप ये इंकरेज करेंगी कि हर एक असेसी, भले अगर वो किसी प्रोफेशनल की मदद भी लेता है, तो भी समय समय पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से डैशबोर्ड देखता रहे? Exactly, because we are citizens are in the process of nation building. Nation building का काम हर किसी का है, and
जो टैक्स पेमेंट होता है, टैक्स पेमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट्स इन द कंट्री. And when we are filing ITRs, it means कि we are directly contributing to the development process. तो we must check कि हम ये चीजें कैसे कर रहे हैं, या फिर हम अगर कुछ गलत ही इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल है या फोन नंबर है, कुछ गलत ही पड़ गया, कुछ अपडेट करना है, तो जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हमें डायरेक्टली आएगा. अगर कुछ रॉन्ग चला जाता है, अगर हमारा फोन नंबर चेंज हो गया या फिर जो भी चीजें सीए के एंड से कहीं हो गया, 1% चांस ऑफ एरर हो गया, तो उस चीज को हम देख सकते हैं वहां से. तो आई मस्ट से कि हमें मतलब कंटिन्यूअसली मतलब वहां पे अगर कुछ नोटिस ही आए हैं या फिर कुछ डिटेल्स ही आए हैं तो हम वहाँ चीजों को देख सकें. तो ऐसे सिटीजन्स ऑफ द नेशन वी मस्ट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको देखें. तो अगर कोई अपना दायित्व निभा रहा है और एक्सेस डिनाइड आ जाए, तो कारण अमूमन क्या देखे गए हैं? डैशबोर्ड को एक्सेस क्यों नहीं मिलता? बेसिकली ये हो सकता है कि आधार पैन लिंक ना हो, या फिर और भी कुछ इशू हो सकते हैं, क्योंकि वो चीजें तभी रिफ्लेक्ट होगी जब हम उसका कुछ प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑल करेंगे तब. जी, हो सकता है कि शायद प्रोफाइल भी अगर कहीं कोई गलती हो या पूरा ना हो तो शायद उस वजह से भी हो सकता है. पर अगर आगे बढ़े तो डैशबोर्ड के बाद दूसरा आइकॉन है ई फाइल. अब इसमें इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स हैं. तो इनकम टैक्स रिटर्न्स की खासतौर पे बात करें तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को थोड़ा समझाइए. इनकम टैक्स रिटर्न का बेसिकली एक, अगर मैं सामान्य भाषा में ये बात करूं तो ये कहता है कि आपने साल भर में कितना कमाया, ठीक है, उसका ये ब्यौरा मांगता है. और जैसे अगर हम ये सामान्य भाषा में कहें तो हम टीडीएस पे करते हैं, हम एडवांस टैक्स पे करते हैं, हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है जो पैन में ऑब्वियसली रहता है, तो वो चीजें हम यहाँ डालते हैं कि व्हाट आवर पेरेंट्स डिटेल्स एंड ऑल. तो वही एक उसका एक फॉर्म होता है एंड वहां पे हम अपनी बेसिक डिटेल्स डालते हैं इनकम की, हमने इस साल कितना कमाया बेसिकली, और कितना टैक्स पे किया उसकी डिटेल्स होती है. अगर रिफंड है तो उसकी रिफंड्स की बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होती है और उसके थ्रू वो हमें मिल जाता है प्रोसेस होके. जी, और ये जो बाकी आइकन्स हैं जहां पर व्यू फाइल रिटर्न्स, ई वेरीफाई रिटर्न, व्यू फॉर्म 26AS और डाउनलोड प्री फिल डेटा, तो क्या ये जो नई वेबसाइट आई है जो कि जून 2021 में वित्त मंत्रालय लाया है, ये डाउनलोड प्री फिल डेटा ये नया फीचर है या इनमें से तमाम पहले भी थे? सर ये तो डाउनलोड जो प्री फिल डेटा है, आई थिंक दिस इज न्यू. ओके, और ई वेरीफाई रिटर्न? No, this is not new. It was already there in the previous system, and although there are many glitches in the new system also, so let's see how it's going to. तो ई वेरीफाई रिटर्न का फंक्शन क्या है इस फीचर का? ई वेरीफाई रिटर्न का मतलब सिंपल मतलब इसका यही है, जैसे कि हमने रिटर्न फाइल की, सबमिट कर दी, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि हम उसका प्रिंट आउट निकालते थे, वहां पे साइन करते थे, फिजिकल साइन करते थे, और उस प्रिंट आउट को हम बैंगलोर सीपीसी भेजते थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर इनकम टैक्स के, और फिर वहां पे हम एक स्टाम्प लगा के उसको वहां पे भेजते थे बेसिकली. लेकिन अब क्या हो गया है कि हम अपना डिजिटली, एक तो पहले क्या था, फिर उसके बाद प्रोसेस है हम डीएससी लगा के कर सकते हैं साइन, ई वेरीफाई कर सकते हैं. यस सर, डिजिटल सिग्नेचर लगा के ई वेरीफाई कर सकते हैं. तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इनकम टैक्स चीजों को आसान करे, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा आधार पे जो मोबाइल नंबर है उससे ओटीपी अगर आ जाता है तो वहां पे हम वो ओटीपी डाल के इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं. इसका मतलब बेसिक सिंपल सा मतलब हम बस यही कहते हैं कि हाँ ये मेरा ही रिटर्न है एंड आई एम सेइंग द सेम. तो फॉर्म 26AS पूछता हूं मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण कदम किसी भी एसएससी के लिए है कि वो 26AS जरूर देखे कि आखिरकार फाइनेंशियल ईयर में उसका कितना टैक्स कटा? तो आम जन को आप कैसे समझाएंगी फॉर्म 26AS क्या है? फॉर्म 26A कुछ नहीं है कि जैसे कोई भी अगर कोई पर्सन है उसकी सैलरी मिलती है, ठीक है, और वो 2.5 लाख से अगर उसकी ज्यादा सैलरी है तो उनको टैक्स देना पड़ता है. जैसे कि अगर किसी की सैलरी 40,000 है तो उन्हें टीडीएस, अगर वो प्रोफेशनल है बेसिकली
या फिर देयर आर वेरियस टीडीएस प्रोविजंस अंडर विच टीडीएस आर डिडक्टेड एंड ऑल। तो जो टीडीएस या टीसीएस की डिटेल्स है हम 26 एज में देखते हैं, तो वहां पे वो डिटेल्स आती हैं। तो वो तो वहां पे हम जैसे किसी की जितनी उन्होंने जितनी इनकम अर्न की और उस पे जितना टैक्स कटा, तो उसकी डिटेल्स वहां पे आ जाती है। आइदर इट इज एडवांस टैक्स, इट इज टीडीएस, इट इज टीसीएस, तो वो डिटेल्स वहां आ जाती है। और टीडीएस बेसिकली बहुत चीजों पे कर सकता है, बीट सैलरी, बीट इंटरेस्ट, बीट प्रोफेशनल फीस, तो बीट कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो 194C में होता है, वहां पे जो टीडीएस करते हैं उसकी डिटेल्स वहां पे आती है, वो भी क्वार्टर वाइज। यस सर जी। और सलोनी जी, जैसा इसमें लिखा है, आपने बताया टीडीएस टीसीएस की डिटेल के साथ साथ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और अगर इनकम टैक्स विभाग ने कोई रिफंड भी इशू किया है हाँ, ये भी रिफंड वहां दिखता भेजा है। है, हाँ वो भी वहां दिखेगा बेसिकली। और ये एआईआर ट्रांजैक्शंस क्या है? EIR transaction are basically high value transaction, and it is specified in under section 285BA of Income Tax Act 1961, and it says that कि अगर कोई भी external agencies हैं just like banks, revenue department, जहां हमने अपनी पैन दी है, अच्छा, पैन दिया है, तो वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को देते हैं, और इनकम टैक्स उस पे हमसे क्लियरिफिकेशन लेती है अगर वहां पे हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश के लिए मान लीजिए 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 की फिक्स डिपॉजिट करता है, उस पर इंटरेस्ट भी आता है, तो क्या फिक्स डिपॉजिट की डिटेल भी एआईआर में शामिल रहती है? बेसिकली उस प्रोविजन में वहां पे देयर आर मल्टीपल क्लॉसेस अंडर विच अगर इट फॉल्स देन दैट इंफॉर्मेशन पे क्लेरिफिकेशन ले ओके। जाती है। पर सलोनी जी, एक और सवाल, जब हम ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स में व्यू फॉर्म 26AS जाते हैं, जाते ही वो जी ये मैसेज दिखाता है डिस्क्लेमर, अब यहाँ क्या कंफर्म करना है? यस सर, वी हैव टू कंफर्म द सेम। ये क्या है डिस्क्लेमर? बेसिकली डिस्क्लेमर ये है कि हम इनकम टैक्स एक साइट है और वो हमें टीडीएस सीपीसी की साइट, ट्रेसेस की साइट हम कह सकते हैं, ट्रेसेस की साइट पे ले जाता है, जो कि बेसिकली डील्स करता है टीडीएस 26A पे, टीडीएस फाइलिंग पे। तो वहां पे साइट, उस साइट पे किसी एक्सटर्नल साइट पे ले जाता है, जिसके लिए वो हमारी परमिशन लेता है कि क्या हम इस पे ले जा सकते हैं आपको। ओके ओके ओके। तो जैसा सलोनी जी ने हमें बताया, तो अगर आप इस स्लाइड पे आते हैं तो आप बिना किसी झिझक के कंफर्म करें, और आपका कंफर्म करते ही आप ट्रेसेस की वेबसाइट पे चले जाएंगे। ट्रेसेस यानी टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। अब यहाँ पर एक और विंडो आ गई, आई यस अग्री सर, द यूसेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16, 16A जनरेटेड बाय ट्रेसेस। इसको अग्री करें। यस सर, वी हैव टू अग्री द सेम एंड प्रोसीड। ओके, अग्री करते ही 26AS के जो लाभ हैं, जिसपे सलोनी जी आपको बताया कि आखिरकार ये एनुअल टैक्स स्टेटमेंट 26AS में क्या क्या आता है, वो आ जाएगा, और फिर आप पहुंच गए इस पेज पर। अब थोड़ा बताइए कि इसमें ये जो नाम, पैन और पता आता है, ये वो कहाँ से उठाते हैं, और अगर मान लीजिए पता में गलती हो तो उसे चेंज भी कर सकते हैं हम लोग? यस सर, वी कैन चेंज द सेम। बेसिकली जब हम पैन के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे हमने जो डिटेल्स दी होती है उसके अनुसार ये जानकारियां यहाँ पे होती है, और इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम NSDL की साइड से या इनकम टैक्स की साइड से इसको चेंज कर सकते हैं। जी और इसका वही प्रोसेस, वहां पे अपडेट और पैन का ऑप्शन आता है। तो जैसे न्यू पैन, फिजिकल पैन अप्लाई करने का प्रोसेस होता है 110 रुपीज में, तो यहाँ पे भी हम 110 और 107 डिपेंडिंग ऑन द टैक्स अमाउंट, तो हम वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं वहां जी। से। और और इसका जी, और ऊपर जब हम असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते हैं, जैसे अगर हम पिछले वित्त वर्ष की बात करें जो कि 31 मार्च 2021 को संपन्न हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर उसके अगले साल यानी 22-23 होगा। हमने अगर यस सिलेक्ट किया तो वो व्यू एज में पूछता है कि HTML या टेक्स्ट, इनमें से कौन सा चुनना है? सर, अगर हम HTML चुनते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स सेम पेज पे आ जाती है, और अगर हम टेक्स्ट चुनते हैं तो हमारी वो डिटेल्स नोटपैड पे आती है बेसिकली। और HTML तो अगर चुनेंगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा बेसिकली।
और HTML अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे हम डाउनलोड एज PDF का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, फिर हम उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो व्यक्ति आपके हिसाब से किस फ्रीक्वेंसी में इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके 26AS देखता रहे? बेसिकली क्वार्टरली, और जिसकी सैलरी क्वार्टरली, बिकॉज TDS की जो फाइलिंग होती है वो क्वार्टरली होती है, ठीक है। तो अगर वन हैज टू इंश्योर कि हाँ उनकी क्वार्टरली फाइलिंग, उन्होंने उनका जो टैक्स अमाउंट कटा है और वो चीज वहां पे TDS रिटर्न फाइल हुई है या नहीं हुई है, तो वहां पे हम उसको उस पर चेक रख सकते हैं बेसिकली कि मेरा पैसा तो कट गया, अब वो पैसा फिर हमें मिलेगा या नहीं वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। वन हैज टू सी, वन हैज टू क्रॉस चेक, या मैंने अपना पैसा तो वहां दे दिया, बिकॉज वहां पे देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने उसको जमा कराया नहीं कराया, अदरवाइज वी विल क्रॉस चेक और फिर से हम उनको कहेंगे कि भाई जमा कराओ और क्या। तो हर क्वार्टर में जैसा आपने कहा TDS जमा करती है अलग अलग संस्थाएं, तो अच्छा रहेगा SSC भी हर क्वार्टर हर तिमाही के बाद चेक कर ले, और अगर कहीं उसे लगता है उसको टैक्स कटा था लेकिन 26AS में नहीं आ रहा, तो समय रहते वह उस संस्था को संपर्क करे कि भाई वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो दैट सलोनी इज जी तो सलोनी जी चलते चलते इनकम टैक्स के इस नए साइट में आप नए फीचर्स क्या देखती हैं जिसका लाभ सीधा सीधा आम जनता को जा सकता है? आपका अपना अनुभव कैसा रहा? बेसिकली गवर्नमेंट ने एक ह्यूज अमाउंट स्पेंड करके उन्होंने एक सिस्टम बना के दिया है, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट परफेक्ट, बट इट विल ऑब्वियसली इम्प्रूव विथ टाइम। और इसमें बेसिकली सबसे यूनिक फीचर मुझे यही लगा कि इसमें हम UPI से पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम यही उम्मीद करते हैं कि समय के साथ जो भी स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी केसेस के सिलेक्शन में और ट्रांसपेरेंसी आएगी, असेसमेंट में फेसलेस असेसमेंट एंड ऑल, इट विल बी अ पिलर टू दैट। चलिए उम्मीद करते हैं कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़ेंगे लोग, इनकम टैक्स का भय दूर होगा, और आज जैसे आपने सरलता से समझाया है तो जनता साइट पे जाएगी और इस बात से रूबरू होगी कि क्योंकि उसे आयकर देना है देश निर्माण के लिए, तो वो समझने का प्रयास भी करे कि आखिरकार साइट पर कौन सी चीजें हैं जो कि उसके बही खाते से जुड़ी हैं, और उस डैशबोर्ड से जुड़कर वो भी उसको ठीक करे और उसे भी पता रहे। बहुत जरूरी है कि आपको अपने फाइनेंसेस खुद पता रहे। Yes sir, that is very important because इकोनॉमी डेवलप करेगा तभी हम भी डेवलप करेंगे along with social and political developments. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी जी आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू।